हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्लास लिव लर्निंग सोल्यूशन पर। आप सब लोग ठीक हैं? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। ठीक है, ऐसे जब कोरोना काल में सारे लोग घरों में हैं, ठीक, लेकिन ज़रूरी कामों के लिए खैर बाहर निकलना ही पड़ रहा है। लेकिन जहाँ तक कोशिश करिए घरों में ही रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखिए। ठीक है, क्योंकि हम तो सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं, तो उसी पर फोकस करके घरों में ही रहिए, बेहतर तरीके से तैयारी करिए। ठीक है, तो आज हम इतिहास की अगली कक्षा में बात करेंगे नवपाषाण काल का ही अगला चरण, जो नवपाषाण काल का हिस्सा है, जिसे हम क्या कहते हैं, ताम्रपाषाण काल। यानी कि व्यवस्था परिवर्तन की, युग परिवर्तन की वो घटना जहां से अब पाषाण का महत्व कम होकर, महत्व का तात्पर्य कि औजारों में प्रयोग कम होकर अब धातु की खोज हो गई। किसकी खोज हो गई? धातु की खोज हो गई। जहां पिछली क्लासों में हमने एक नवपाषाण काल के बारे में जाना, किस तरह से मानव जो अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगा, कृषि करने लगा। ठीक है, उसने चाक व पहिए का आविष्कार कर लिया। आग के प्रयोग के बारे में भी उसे क्या हो गई? जानकारी हो गई। यानी कि अस्थायित्व की शुरुआत उसने कर दिया था। मानव बस्ती में हर घर से मिलती है, अस्थायित्व की शुरुआत हो गई थी। अब इस क्रम में अगली बड़ी घटना जो क्या हो गई, विश्व में तांबे की खोज हो गई। विश्व में तांबे की खोज, वहां से अचानक से सब कुछ बदल गया, क्योंकि एक धातु आ गई जो पाषाण के स्थान पर अब जो है औजारों को बनाने में काम आ रही थी। ठीक है, भारत में भी खोज हुई। बाद में भारत में भी जब खोज हुई तो वहां से भी उसकी परिवर्तन मान लिया गया, युग परिवर्तन घटना। और तब तक का ये काल ताम्र संचय कहलाता है, या ताम्रपाषाण, जब तक कि लौह की खोज नहीं हो जाती है। किसकी? लोहे की खोज नहीं हो जाती। लोहा बाद में खोजा गया, तांबा पहले खोजा गया। ठीक है, और इस ताम्रपाषाण कालीन में, या कहा जाए इस जो ताम्र युगीन कालीन है, चैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं, इस काल में एक तरह से कहा जाए कि हड़प्पा का पूर्वगामी था, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर हड़प्पा नगरीय सभ्यता है तो उस नगरीय सभ्यता का साक्ष्य दिखना कहां से शुरू हो गया था? इस ताम्रपाषाण काल से ही शुरू हो गया था। अगर हड़प्पा में जो मकान थे वो पकी ईंटों के बन रहे थे, तो पकी ईंटों के साक्ष्य जो कहां से मिलना शुरू हो चुके थे? कौन से काल से? इस ताम्रपाषाण काल से। इसीलिए कहा जाए कि अगर यह हड़प्पा का पूर्वगामी है तो यह गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ताम्रपाषाण काल की बात आज हम करेंगे। ताम्र, ताम्र मतलब तांबा, यानी कि तांबा भी है, पाषाण खत्म नहीं हुआ, इसे ताम्रपाषाण कहा गया, क्योंकि पाषाण के साथ साथ तांबा का भी प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अगर बात करें ताम्रपाषाण में तांबे की, तो विश्व में सबसे पहले जो तांबा खोजा गया वो 4500 ईसा पूर्व में, 4500 ईसा पूर्व में दक्षिणी इराक के सुमेर नगर शहर से खोजा गया था। कहां से खोजा गया था? ठीक है, ठीक, तो एक पॉइंट करके लिखते हैं, विश्व में तांबे की खोज सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम कहां से? सर्वप्रथम 4500 ईसा पूर्व, ठीक, दक्षिणी इराक के सुमेर नगर से। दक्षिणी इराक के कहां से? सुमेर नगर से। ठीक, कब खोजा गया है? 4500 ईसा पूर्व में। लेकिन भारत में अभी इसकी खोज नहीं हुई। भारत में तांबे की खोज कब हुई? 3000 ईसा पूर्व में। ठीक है, भारत में कब हुई है? भारत में 3000 ईसा पूर्व। भारत में तांबे की खोज कब हुई? 3000 ईसा पूर्व में। इसका जो पहला ताम्र संचय का साक्ष्य मिला है वो कहां से मिला है?
उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के बिठूर नामक स्थान से, ठीक है, ताम्र संचय का पहला साक्ष्य, ठीक है, कहां से मिला है? बिठूर, कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिठूर से जो है ताम्र संचय का पहला साक्ष्य मिला है, ठीक है। खुदाइयों से या जो स्रोतों से पता चला कि तांबे का जो सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ? उत्तर प्रदेश से ही मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तांबे के ताम्र पाषाण कालीन या ताम्र संचय का सबसे ज्यादा साक्ष्य कहाँ से मिला है? उत्तर प्रदेश से ही मिला है, ठीक है। तो इसको भी लिख ही लेते हैं। ताम्र संचय स्थल सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, यानी कि तांबा ऐसी कई सारी जगहें उत्तर प्रदेश से मिली हैं जहां तांबे के साक्ष्य मिले हैं, यानी तांबे का भंडार प्राप्त हुआ है। परंतु कोई एक स्थान से जो सबसे ज्यादा तांबा मिला है वो मध्य प्रदेश का गुंगेरिया है। कहां से? मध्य प्रदेश का गुंगेरिया सर्वाधिक ताम्र संचय वाला स्थल, यानी कि तांबे का सबसे बड़ा भंडार कहां से मिला है? गुंगेरिया, मध्य प्रदेश से। गुंगेरिया, गुंगेरिया कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। बात कर रहे हैं हम ताम्र पाषाण काल की, ठीक है। तो ताम्र पाषाण काल हम तब तक मानते हैं, जैसा कि हमने कहा, ठीक, कि 1000 BC तक। कब तक? 1000 BC तक। इस बीच कांस्य युगीन भी सभ्यता भी आएगी, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। उस काल में उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम उन्हीं चीजों के बारे में यहाँ जान रहे हैं जो हड़प्पा से पूर्व की हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता हमें तो अलग से पढ़ना ही है, ठीक है। तो इस तरह से विश्व में तांबे की खोज 4500 ईसा पूर्व में हुई थी, परंतु भारत में कब हुई? 3000 ईसा पूर्व में, ठीक। भारत में सर्वाधिक ताम्र संचय वाला स्थल कौन सा है? ठीक है, वो है गुंगेरिया। जबकि सबसे ज्यादा ताम्र संचय वाले स्थल जो मिले हैं वो कहां से मिले हैं? उत्तर प्रदेश से मिले हैं। और पहला साक्ष्य कहां से मिला? ठीक है, कानपुर के बिठूर से। 1822 में इसकी खुदाई हुई थी, यहां से मिला था। कब 1822 में। कब? कानपुर का कौन सा जगह है? बिठूर नामक जगह। अब इस ताम्र पाषाण काल की बात करें तो कुछ ज्यादा जो व्यवस्था में थी, ज्यादा परिवर्तन नहीं दिख रहा है। वो क्या है आप जान ही रहे हैं। आप पिछली क्लासों में हमने जाना था कि नव पाषाण काल का मानव क्या जाना था कि नव पाषाण काल का मानव जो था अस्थायी जीवन बिताता था। तो ये मानव भी क्या थे? ताम्र पाषाण काल में भी क्या था? अस्थायी जीवन। क्या था? अस्थायी जीवन, ठीक है। उसे भी कृषि पता था नव पाषाण में, ताम्र पाषाण में भी कृषि, ठीक। सामूहिक पशुपालन, ठीक है, सामूहिक पशुपालन वहां भी चल रहा था। उसी प्रक्रिया में और आगे बढ़ रहे थे, ठीक। पके हुए मृदभांड, ठीक है, आपकी जानकारी हो गई थी। तो मृदभांड कैसे थे? पके हुए। यहां पर एक ध्यान दें, ताम्र पाषाण कालीन जो मृदभांड है, ठीक है, वो लाल रंग के हैं। कैसे हैं? लाल रंग के, जिन पर काले रंग की चित्रकारी की गई है। जिन पर काले रंग की चित्रकारी की गई, यानी कैसे मृदभांड मिले? लाल रंग के या गेरू वर्णी कहा जाता है इन्हें, इसीलिए OCP कहा गया है। इन्हें क्या कहा गया है? ऑरेंज, ठीक है, कलर्ड पॉटरी, यानी OCP कहा गया है इन्हें। क्या कहा गया है? OCP, ठीक है। लाल रंग के जिन पर काले रंग की क्या की गई है, यानी गेरू वर्णी जो चित्र मृदभांड है वो कौन से काल के हैं? इस ताम्र पाषाण काल। उत्तर प्रदेश के इटावा से ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं जो कि ये बताते हैं कि ये कौन से काल के हैं? ताम्र पाषाण काल के हैं,
यानी मृदभांड मिले हैं। मृदभांड मतलब क्या, मिट्टी के बने हुए बर्तन। अब इन्हें हम आग में पका कर क्या कर ले रहे हैं, पक्का कर ले रहे हैं, क्योंकि आग की हमें क्या हो गई है, जानकारी। देखिए आग की खोज तो हो गई थी, लेकिन प्रयोग की जानकारी कब हुई है, इस पिछले काल यानी नवपाषाण काल में। अब ये ताम्रपाषाण काल जो कालीन मानव था, एक तरह से व्यवस्थित रूप में आगे बढ़ रहा था। अब व्यवस्थित रूप में आगे बढ़ेगा तो मानव बस्तियों में रहेगा, ठीक है। जहां पिछली क्लास में हमने जाना प्रथम मानव बस्ती का साक्ष्य मेहरगढ़ से देखा था। कहां से देखा था, मेहरगढ़ से। अब उसी तरह के कुछ विशेष जो है क्या कहा जाए, मानव बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि मुख्यतः तीन ही क्षेत्रों से मिलते हैं। मुख्यतः कितने क्षेत्रों से मिलते हैं, तीन क्षेत्रों से मिलते हैं। एक तो दक्षिण पूर्व राजस्थान से, ठीक है, पश्चिमी मध्य प्रदेश से और पश्चिमी महाराष्ट्र से, ठीक है। कहां कहां से, दक्षिण पूर्व राजस्थान से, ठीक है, और कहां से, पश्चिमी मध्य प्रदेश से, पश्चिमी महाराष्ट्र से। इन क्षेत्रों से कुछ इस तरह के साक्ष्य मिले हैं जो इन मानव बस्तियों के विशिष्ट होने का एहसास दिलाते हैं। जैसे अगर बात करें, हमने क्या बोला, दक्षिण पूर्व राजस्थान, तो कुछ प्रमुख स्थानों की बात करें तो इसका एक सबसे प्रमुख स्थान था आहाड़, ठीक है, जो कि वैसे तो आहाड़ है, गिलुंद है, बालाथल है, ठीक है, और भी स्थान है, ठीक। इनमें जो है सबसे ज्यादा प्रमुख कौन सा है, आहाड़ है, क्योंकि इन सभी स्थलों पर आहाड़ का प्रभाव दिखता है। इसी वजह से इसे हम आहाड़ संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं, आहाड़ संस्कृति कहते हैं। इस आहाड़ संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि यह जो स्थल है, ठीक है, ये बनास नदी के किनारे पर विकसित हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बनास संस्कृति भी कह देते हैं। किसे, इस आहाड़ को। वही गिलुंद वो स्थान है, दूसरा नाम क्या बोला, गिलुंद, जहां से पहली बार पकी ईंटों का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है, पकी ईंटों का साक्ष्य मिला है। तो बालाथल वो स्थल है जहां से परकोटे मतलब होता है चहारदीवारी, ठीक है, मकान के चारों तरफ हम चहारदीवारी लगाते हैं, यानी उसे परकोटे। ऐसे परकोटे का साक्ष्य पहली बार कहां पर मिला है, यहां पर, यानी कि बालाथल में। आप देखेंगे हड़प्पा में काफी परकोटे हैं, ठीक है, तीन तरह का जब हम टीले देखते हैं, पश्चिमी टीला, मध्यम टीला और उच्च टीला, पूर्वी टीला, ठीक है, उनकी चहारदीवारी की गई रहती है। तो उसका साक्ष्य सबसे पहले कहां से मिला, इस ताम्रपाषाण संस्कृति, आहाड़ संस्कृति के स्थल बालाथल से। ऐसा ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है, जहां पर हम कैथा संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। तो नीचे यानी कि पश्चिमी महाराष्ट्र में जो है जारवे संस्कृति भी क्या होती है, विकसित होती है, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। इसे नोट करिए आप, हम रब करते हैं। चलिए, फिर ये तो हो गया। अब हमने क्या कहा, ताम्र पाषाण कालीन बस्तियां ठीक, कहां कहां से, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश व पश्चिमी महाराष्ट्र, ठीक है। तो इन तीन क्षेत्रों से, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, एक पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र से क्या मिलती है हमको, ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां मिलती हैं। तो पहला देखते हैं हम क्या, दक्षिण पूर्व राजस्थान, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व राजस्थान के जो प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, अभी बताया हमने। एक तो हो गया क्या, आहाड़, ठीक है, आहाड़,
दूसरा क्या है, गिलुंद, तीसरा क्या है, बालाथल, और चौथा क्या है, गणेश्वर। और भी स्थल है, ये प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, अहाड़, गिलुंद, बालाथल और गणेश्वर। हमने कहा सबसे प्रमुख जगह कौन सा है, अहाड़ है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, अहाड़ संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अहाड़ संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, अहाड़ संस्कृति किसके किनारे है, बनास नदी के किनारे। ठीक है, किसके किनारे, बनास नदी के किनारे, इसीलिए इसे कभी कभार क्या कहा जा सकता है, बनास संस्कृति, क्योंकि कोई भी संस्कृति या सभ्यता कहां विकसित होती है, नदियों के किनारे पर ही। ठीक है, दूसरा स्थल क्या, गिलुंद। गिलुंद से अभी हमने क्या बताया, पक्की ईंटों का साक्ष्य। पक्की ईंटों का साक्ष्य कहां से मिल रहा है, ठीक है, गिलुंद से। बालाथल, ठीक है, बालाथल क्यों, परकोटी या चार दीवारी का साक्ष्य। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व राजस्थान की इन बस्तियों से, ठीक है, जिन्हें हम आहार संस्कृति या बनास संस्कृति कहते हैं, इनमें ये स्थल प्रमुख है, जिनमें गिलुंद से क्या मिला है हमें, पक्की ईंटों का साक्ष्य, तो बालाथल से क्या मिला है, परकोटे यानी कि चार दीवारी का साक्ष्य मिला है। इस तरह से ये मानव बस्तियां जो है, आगे चलकर हड़प्पा सभ्यता के समय में इन क्षेत्रों में और भी बस्तियां, जो राजस्थान के क्षेत्रों में और भी बस्तियां विकसित होंगी, जो हड़प्पा कालीन स्थल के रूप में जानी जाएंगी। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, दक्षिण पूर्व राजस्थान हो गया। ठीक, अब देखते हैं कि दूसरा क्या है, पश्चिमी मध्य प्रदेश। इसे रब कर रहा हूं, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसे रब करता हूं, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं आराम से। दूसरा स्थल क्या था, पश्चिमी मध्य प्रदेश। पश्चिमी मध्य प्रदेश। ठीक, तो कौन कौन से स्थल प्रमुख है, मालवा, कायथा, एरड़, नगदा, नवदा टोली। ठीक है, ये कुछ प्रमुख बस्तियां हैं जो कि ताम्रपाषाण कालीन है, कौन से क्षेत्रों में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसमें अधिकतर किसका प्रभाव दिखता है, मालवा का, तो इसलिए इसको क्या कह लेते हैं हम, मालवा संस्कृति कह लेते हैं। ठीक है, वैसे इसे कायथा संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि ये भी एक प्रमुख स्थल है। कायथा की अगर बात करें, कायथा, ठीक है, तो ये जो है काली सिंध नदी के किनारे स्थित है, काली सिंध नदी के किनारे। ठीक है, आगे चलकर, ठीक है, इसे कपित्थल भी कहा गया है। क्या कहा गया है, कपित्थल। ठीक है, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कपित्थल ही वो जगह है, कपित्थल ही वो जगह है जहां पर प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य वाराहमिहिर का जन्म हुआ था। ठीक है, तो कायथा वो स्थल है जो काली सिंध नदी के किनारे है। ठीक है, वाराहमिहिर का जन्म स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, इस पश्चिमी मध्य प्रदेश जिसे मालवा संस्कृति कह रहे हैं, ठीक है, इसकी एक स्थान है क्या, नवदा टोली। ठीक है, जहां से सर्वाधिक संख्या में फसल उगाए जाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, सर्वाधिक संख्या में फसल उगाए जाने के साक्ष्य, सर्वाधिक संख्या में
फसल उगाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ठीक है, नवदा टोली से मिले हैं। कहाँ से? नवदा टोली से। पश्चिमी मध्य प्रदेश की कुछ बस्तियां हैं, मालवा, कैथा, इरड़, नगदा या नवदा टोली। ठीक है, एक कैथा की बात करें तो काली सिंध नदी के किनारे पर ये क्या है? स्थित है। ठीक, अब तीसरा स्थल क्या है? पश्चिमी महाराष्ट्र। ठीक है, इसे रब कर देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। पश्चिमी महाराष्ट्र। बात अगर करें पश्चिमी महाराष्ट्र की तो यहां की प्रमुख बस्तियों में एक तो है जोरवे, सालवदा, नासिक, दायमाबाद, इनाम गांव आदि। ठीक है, तो पश्चिमी महाराष्ट्र की संस्कृति को हम क्या कहते हैं? जौरवी संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव जो है ज्यादा दिखता है। किसका? जौरवी संस्कृति का। ठीक है, पश्चिमी महाराष्ट्र को ही इस संस्कृति की दक्षिणी सीमा भी कहा गया है। ठीक है, साथ ही साथ हड़प्पा का या नगरीय जीवन का, ठीक है, जो प्रथम साक्ष्य मिला है वो यहीं के दो शहर कौन से हैं? दायमाबाद और कहां से? इनाम गांव। दायमाबाद और इनाम गांव से क्या मिले हैं? नगरीयता के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले? यानी कि ग्रामीण जीवन जो है अब किसमें बदल रहा था? नगरों में बदल रहा था। लोग इकट्ठा हो रहे थे, ठीक, एक जगह पर, और नगरीयता की भावना विकसित हो रही थी। यानी कि हड़प्पा की, जो हमने कहा शुरुआत में ही कि हड़प्पा का अगर पूर्वगामी हम ताम्रपाषाण कालीन को कहें तो ये कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ईंटें मिल रहे हैं, चार दीवारी मिल रही हैं। अब तो नगरीयता के भी साक्ष्य मिल गए। ठीक है, नगरीयता के भी क्या मिल गए? साक्ष्य मिल गए। कहां से? ठीक है, इस पश्चिमी महाराष्ट्र के दायमाबाद और कहां से? इनाम गांव से मिल गए हैं। कहां से मिल गए हैं? इनाम गांव से मिल गए हैं। ठीक है, और थोड़ा और विकास हो रहा था तो अब ये जारवी वाला जो मनुष्य था, इस शव विसर्जन की प्रणाली आप जानते हैं मध्य पाषाण काल में हो गई थी। ये जारवी के कुछ ऐसे शव मिले हैं जहां पर लोग घरों में ही फर्श के नीचे शवों को दफनाते थे। ठीक है, यानी शवों को घरों में दफनाने का साक्ष्य। दफनाने का साक्ष्य। ठीक है, कहां से? जौरवे से। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है या ताम्रपाषाण काल की जो मानव है, धीरे धीरे विकास की उस अवस्था में आ चुका था जहां से एक नगरीय जीवन की शुरुआत होती, जो शुरुआत किसके रूप में होगी? हड़प्पा सभ्यता के रूप में होगी। किसके रूप में होगी? हड़प्पा सभ्यता के रूप में होगी। ठीक है, किसके रूप में होती है? हड़प्पा सभ्यता के रूप में, जो कि आगे चलकर विश्व की सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता का दर्जा प्राप्त करेगी। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई? ताम्रपाषाण काल के बारे में हमने जाना कि विश्व में सबसे पहले तांबे की खोज जो है 4500 ईसा पूर्व में, कब? 4500 ईसा पूर्व में दक्षिणी इराक के सुमेर नगर शहर में हुआ था। भारत में लगभग 3000 ईसा पूर्व में तांबे का प्रयोग शुरू हुआ, जबकि इसका पहला साक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिठूर नामक स्थान पर मिला है, जो कि 1822 में इसकी खुदाई हुई थी। तो ये प्रक्रिया, ये ताम्रपाषाण काल। अब इसका अगला काल क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता। यानी पहला चरण हमने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया, जो कि पाषाण काल था। जो कि क्या था? पाषाण काल था, उसे कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब बात किसकी करेंगे? हड़प्पा सभ्यता की। किसकी बात करेंगे? हड़प्पा सभ्यता की। चलिए इसे रफ कर देता हूं और थोड़ी सी बातें करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में।
ठीक है, अलग अलग कुछ स्थल मिलते हैं इसके, ठीक। तो एग्जैक्ट तो साक्ष्य नहीं मिल सकता, क्योंकि पूरे सभ्यता का जो भी जानकारी हमें मिली है पुरातात्विक स्रोतों से ही मिली है, क्योंकि लिपि इसकी आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पाई लिपि का आज तक अध्ययन संभव नहीं हो पाया, उसे पढ़ना संभव नहीं हो पाया है, ठीक है। तो बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम कहते हैं विश्व की सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता। वो कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता की बात है, ठीक। किसकी? हड़प्पा सभ्यता की, जो किस पर आधारित है? पुरातात्विक स्रोतों पर, क्योंकि लिपि का अध्ययन नहीं हो सका है। अब पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो पुरातात्विक स्रोत किससे मिलते हैं? खुदाई से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? खुदाई से मिलते हैं, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की बात करें या किसी भी स्थल की, किसी भी पुरातत्व स्थल की खुदाई दो तरीके से हो सकती है। कौन कौन सा? एक होता है क्षैतिज, एक होता है क्या? क्षैतिज, और एक क्या होता है? ऊर्ध्वाधर। एक होता है क्या? क्षैतिज, और एक होता है क्या? खुदाई दो प्रकार से, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज खुदाई से किसी सभ्यता के विस्तार का पता चलता है। सभ्यता की सटीक जानकारी किससे मिलती? क्षैतिज खुदाई से। परंतु क्षैतिज खुदाई का अध्ययन ज्यादा संभव नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्या आ जाएगा? ठीक है, कॉस्ट मनी आ जाएगी, खर्चा बहुत ज्यादा आएगा, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए अधिकतर खुदाई कौन सी होती है? ऊर्ध्वाधर होती है। तो जब इन सभ्यताओं की, अभी इन स्थलों की भी खुदाई हुई, तो पता चला कि ये नगर जो है, यह स्थल है, कई बार उजड़े हैं और कई बार बसे हैं, ठीक है। यानी कि सबसे पुरानी प्राकृतिक मानव बस्ती टूटी होगी, फिर कोई टीला उस पर बना होगा, फिर उस पर कोई बस्ती बनी होगी, फिर उसका ध्वंस हुआ होगा। इस तरह से अब तक 7 स्तरों तक की खुदाई नहीं हो पाई है। उसके बाद पानी मिल जाने के कारण आगे की खुदाई संभव नहीं हो पाई है। तो 7 स्तर की क्या मिलती है हमको जानकारी कि यह स्थल 7 बार को क्या हुए होंगे, ठीक है, उजड़े और बसे होंगे। कौन से स्थल? ये हड़प्पाई स्थल। हड़प्पा के बारे में कई सारी, ठीक, मतभेद भी लोगों में मौजूद रहे, जो आगे चलकर सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसे दूर किया जाएगा और भारतीय सभ्यता के रूप में क्या दिया जाएगी? पहचान दिलाई जाएगी। इस सभ्यता की बात करें तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 12,99,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग है, मान लीजिए 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह सभ्यता फैली हुई है, जिसकी शुरुआती चरण में जो विद्वान थे इसे मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे कि कोई भारत की सभ्यता हो सकती, क्योंकि उस समय भारत एक गुलाम देश था। 1800 से 1900 के बीच खुदाई हो रही थी, ठीक है। तो उस समय भारत एक गुलाम देश था, जिसे माना जाता था कि यह एक मूर्खों और सपेरों का देश है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर विकास या वैज्ञानिक या कोई इस तरह की सभ्यता का विकास तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इस तरह का सभ्यता का विकास तो हो ही नहीं सकता है। तो इसके तहत हम देखते हैं जरा खोज एवं नामकरण। खोज एवं नामकरण, खोज एवं नामकरण, ठीक है। बात करें अगर इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने लिखा, किसने जाना, तो जाना यह अलग बात है, लेकिन सबसे पहले इस सभ्यता के यानी हड़प्पा सभ्यता के महत्व के बारे में किसी ने लिखा तो वो थे चार्ल्स मेसन, जिन्होंने 1826 में, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, 1826 में, ठीक, किसने? चार्ल्स मेसन ने, CHARLESMASON, ठीक है। चार्ल्स मेसन ने इस सभ्यता के पुरातात्विक महत्व के बारे में लिखा, ने इस सभ्यता के पुरातात्विक महत्व के बारे में लिखा।
ठीक है। पुरातात्विक महत्व के बारे में सबसे पहले किसने लिखा था? चार्ल्स मेसन ने इस हड़प्पा सभ्यता के, ठीक है, एक बताया कि क्या महत्व हो सकता है, ठीक है, दुनिया की नजर में इस स्थल को सामने ले आए। कौन? चार्ल्स मेसन। जिसके बाद 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें हम क्या कहते हैं? भारतीय पुरातत्व का पिता। किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्थल से ठीक है, 53 में कनिंघम साहब ने इस स्थल के कुछ सामग्री जैसे कि ईंट और मोहरों आदि का सर्वेक्षण किया। ठीक है, कब? 1853 में। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कनिंघम साहब को ही हम क्या कहते हैं? भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। ठीक है, अब जो है धीरे धीरे इस सभ्यता के बारे में बातें आगे हो रही थी कि कुछ है यहाँ पर, ठीक है, जो कि काफी विशिष्ट है। इस बीच 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय रेलवे की क्या कर दी थी? शुरुआत, जिसके बाद जगह जगह पटरियां बिछाई जा रही थी। जगह जगह पटरियां बिछाई जा रही थी। तो इसी दौरान 1856 में जब कराची से लाहौर के लिए पटरी बिछाई जा रही थी, उस दौरान कुछ ईंटों की आवश्यकता हुई। तब जो है पास में ही एक टिले के रूप में, सभ्यता का स्थल के रूप में एक टिला था, जिसे ब्रेंटन बंधुओं ने खुदवाया और उसकी खुदाई के बाद इस सभ्यता का पूर्ण रूप से पता चला। ठीक है, तो किसने खुदवाया? ब्रेंटन बंधु ने। कब? 1856 में, लाहौर से कराची रेलवे लाइन बना की पटरी बिछाते समय। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, अगला पॉइंट लिख लेते हैं ना, वो भी 1856 में खुदाई किसने करवाया है? ठीक है, ब्रेंटन बंधु थे, विलियम ब्रेंटन, जॉन ब्रेंटन। 1856 में पूरा लिख देते हैं, समझ जाइएगा। लाहौर से कराची रेल पटरी बिछाते समय जॉन ब्रेंटन तथा विलियम ब्रेंटन ने इसकी खुदाई कराई। ठीक है, तो खुदाई किसने कराया? 1856 में। कौन? जॉन ब्रेंटन तथा विलियम ब्रेंटन ने इसकी क्या कराया? खुदाई कराया। खुदाई हो गया, अब पता चल गया कि एक सभ्यता है जो कि पूरी तरह से विकसित सभ्यता है। अब जब पता चल गया अरे ये तो एकदम अच्छी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, ठीक है, जैसे खुदाई हो रहा था, अब जो है ठीक इन अंग्रेजों के मन में ये बात करी, अरे भारतीय कैसे इतना विकसित हो सकते हैं। ठीक, तो ऐसे में वे मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये भारत का है। जेएम फ्लीट नामक एक विशेषज्ञ जो है, ठीक है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में लिखता है कि ये जो शहर है ये सिकंदर द्वारा बसाए गए शहरों के साक्ष्य है। सिकंदर द्वारा बसाए गए शहरों के क्या है? साक्ष्य, यानी कि वो मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि 1875 में इन चीजों का प्रदर्शन करवाया कनिंघम साहब ने दोबारा, लेकिन फिर भी अभी इसे मानने को कोई तैयार नहीं। कनिंघम साहब स्वयं भी इसे मानने को तैयार नहीं कि भारतीय सभ्यता हो सकती है। ठीक है, इसे भारतीय सभ्यता की पहचान कौन दिलाएगा? ठीक, पुरातत्व विभाग का प्रथम निदेशक सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने ठीक दीवान दयाराम साहनी के नेतृत्व में इस स्थल की खुदाई करवाई
और इसे भारतीय स्थल के रूप में विकसित किया। ठीक है, किसने? दयाराम साहनी ने। उसके अगले 1921 के समय में, ठीक है, उसके अगले वर्ष में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में इस हड़प्पा से 483 किलोमीटर दूर एक और शहर बिल्कुल इसी तरह के सिद्धांतों पर, इसी तरह के नियोजन पर बसा था, उसकी भी खुदाई कराई गई। मोहनजोदाड़ो, मृतकों का टीला, ठीक है, डेथ ऑफ माउंट्स, ठीक है, माउंट ऑफ डेथ्स। ठीक, एक और शहर खोजा गया जो कहां पर था? 483 किलोमीटर दूर था। ठीक है, तो शुरुआत में इसे क्या नाम दे दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता। वे सिंधु नदी के किनारे बस रही थी, लेकिन धीरे धीरे और स्थल मिलने लगे जो सिंधु के किनारे पर नहीं थे, जैसे कि लोथल गुजरात में, कालीबंगन, बनवाली, राखीगढ़ी, हरियाणा, राजस्थान, इन क्षेत्रों में कोई सरस्वती नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, सतलुज के किनारे, ऐसे कई सारे स्थल मिले। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, बड़ा गांव। ठीक है, तो ऐसे में अब यह मान लिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता इसका सही नाम नहीं होगा, अतः जो पहला स्थल खोजा गया वो कौन सा था? हड़प्पा। तो इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। और उसी रूप में दुनिया भर में फैला, जो कि मुख्यतः 3 देशों में फैला हुआ है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत के 7 राज्यों में कौन कौन से हैं? ठीक है, देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, ठीक, पंजाब, ठीक है, और हरियाणा, राजस्थान, ठीक, गुजरात, कितने हो गए? 5 हो गए। उत्तर प्रदेश 6 हो गए, और एक राज्य और कौन सा रह गया? महाराष्ट्र। ठीक है, इन 7 क्षेत्रों में क्या हुआ? इन 7 राज्यों में ये फैला हुआ है। ठीक है, हालांकि इसका वर्तमान में अधिकतर हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर, लेकिन इस तरह से भारतीय स्थल के रूप में विकसित हुआ और दुनिया भर के सामने आया। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने जाना ताम्र पाषाण काल के बारे में और हड़प्पा का एक बेसिक परिचय जाना कि क्या है। अगली क्लास से फिर से शुरू करेंगे और एक नए सिरे से इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए, जिस तरह से इतिहास हम पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में आप परीक्षा देंगे, आप देखेंगे, आप कोई पेपर उठा के देख लें या कोई भी नोट्स उठा के देख लें, ठीक है, सारी चीज़ें आपको इसमें कवर्ड अप होंगी। बीच बीच में हम टेस्ट भी लेते रहेंगे, जिससे कि आपका एक प्रक्रियागत तौर पे हम आगे बढ़ते रहें। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है, जिससे कि जल्दी से जल्दी हम कई सारे लोगों तक, कई सारे विद्यार्थियों तक पहुंच अपनी बना सकें और उन्हें उनकी तैयारी में मदद कर सकें। धन्यवाद।